आपके छोटे भाई की डेथ हुई कोविड से। जी। क्या नाम था उनका? नरेश शर्मा नाम था। क्या हुआ था? सर उससे पहले हल्का सा बुखार हुआ था। बुखार होने पे दवाई लिए, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं रविंद्र गुप्ता MBBS हैं, उनसे दवाई लेकर आया था। 3 दिन की दवाई के बाद उसको सांस उखलने लगी उसकी। हमने देखा, हमने जांच कराई, जांच के यहाँ रिपोर्ट काफ़ी लेट हो ही नहीं रही जांच, पहले तो ये थे। फिर एक जांच कराई हमने प्राइवेट स्तर पर कराई, उसकी 3 दिन बाद रिपोर्ट आई कि कोविड है उसके। सर कहीं से हेल्प नहीं मिली हमें, कहीं से भी। हमने एम्बुलेंस पे हमने फ़ोन करा, 3 दिन लगातार मैंने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करा। हम अपनी ही प्राइवेट निजी गाड़ी में लेके उसे गए। हम भी तो संक्रमित हुए होंगे भैया, हम भी तो हुए होंगे संक्रमित, लेकिन हमें कोई सरकार फेल है। सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हॉस्पिटल जाने के बाद रेमडेसिविर के इंजेक्शन 30-30 हज़ार रुपये में हमने अवेलेबल कराए। सर जो 30,000 रुपए लिए आपसे रेमडेसिविर इंजेक्शन? जी 30 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर हमने लिया, 6 डोज लगवाई। अगर मेरे भाई को हेल्प मिल जाती, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता यहाँ घर पे, या मतलब कहीं भी, ना तो कोई हॉस्पिटल मिला ना कोई डॉक्टर मिला। रात पूर्व विधायक थे हमारे यहाँ एक सुदेश शर्मा, उन्होंने पूरा प्रयास किया ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के लिए, भी बेचारे असफल रहे, वो भी नहीं दिलवा पाए रात को सिलेंडर। फिर एक मतलब 15,000 रुपये दे के ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराया। बहुत कालाबाजारी, बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज़ मिल जाती तो वो बच जाता। आप उसके बड़े भाई हैं, कितना मुश्किल है उस दुख के साथ जीना। सर मैं तो भुला भी नहीं पा रहा हूँ, नहीं भुला नहीं पा रहे हम, ना ही भुला पाएंगे, ना भुला पा रहे हो सर। असहाय महसूस होता है। हेल्पलेस, बिल्कुल। कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का है, एक 6 साल की लड़की है, एक 11-12 साल का एक बड़ा लड़का है। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मैं तो सर यही कहूँगा, सरकार फेल है। सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही इसमें। ये बेबसी, लाचारी का दर्द इस दौर में बहुत लोग झेल रहे हैं। अपने छोटे भाई को खोना, ये छलकती आंखें हैं गाजियाबाद के मोदी नगर के सीकरी कला गांव के एक परिवार की। तमाम कोशिशों के बावजूद खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था से कई जाने जा रही हैं। बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी का हाहाकार थम ही रहा है कि हमारे ग्रामीण इलाकों से अब भयावह खबरें आ रही हैं। गांव देहात में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल खराब है और ये पोल कोरोना ने खोल के रख दी है। हम भले कहते हैं कि भारत गांव में ही बसता है, लेकिन हमें कितनी फिक्र है अपने ग्रामीण जीवन बसर करने वालों की। गाजियाबाद के मोदी नगर के सीकरी कला गांव में पिछले 14 दिन में आधिकारिक तौर पर 14 मौतें कोरोना से हुई हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है। तो सौरभ शुक्ला वहां गए, गांव का पूरा हाल बता रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। बहुत कालाबाजारी, बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज़ मिल जाती तो वो बच जाता। सीकरी कला गांव के उमेश शर्मा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उमेश के 34 साल के भाई राकेश की पिछले हफ्ते कोविड से मौत हो गई। कई अस्पतालों में दौड़े भागे, लेकिन समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जब अस्पताल में भर्ती हुए तब तक देर हो चुकी थी। हेल्पलेस, बिल्कुल। कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। सरकार फेल है। सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही इसमें। इस कागजों में सब बता देते हैं सब चीज़ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का सारा, मेरे अपने 3-4 पड़ोसी गांव में रोज 2-3 मौत डेली हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर सीकरी कला गांव के प्रधान ने हमें उन लोगों की सूची दिखाई जिनकी पिछले 14 दिनों में कोरोना से मौत हुई है। सर हालात बहुत गंभीर है, काफ़ी गंभीर है और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरोनों बताए जा रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार, सबके अंदर वही लक्षण है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही। कोई अर्जेंट बीमार हो जाए, सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए, मिल नहीं पा रहा है। कहीं मिल भी गया तो जो खाली सिलेंडर, अब खाली कहाँ से लाएं जी।
सीकरी कला गांव से कुछ किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर कद्दीम गांव में हालात और भी खराब हैं। पिछले 10 दिन से हर रोज गांव में एक मौत हो रही है। गांव के प्रधान गाजियाबाद के डीएम को मेल करके गांव में टेस्टिंग और दवाइयां भेजने की गुहार कर रहे हैं, पर अब तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। हमारे गांव के हालात थोड़े क्रिटिकल हैं, थोड़े से जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है गांव में। कितनी मौतें हुई हैं पिछले अगर 10 दिन में बात करें आपके यहाँ? तो पिछले 10 दिन में करीबन 9 मौतें हमारे यहाँ हुई है। तो आपने क्या डीएम को सूचित किया है? हाँ, डीएम को जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने जो है मेल भेजी हुई है। क्या मेल में क्या लिखा हुआ? मेल में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और एक डॉक्टर की जो है टीम भेज के यहाँ पे चेकअप कराया जाए। क्या बुखार की भी पैरासिटामोल भी दी है आपको? नहीं, कोई दवाई की प्रशासन की तरफ से मेरे पास तक अभी कोई दवाई नहीं आई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में लगभग 3 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ एक भी कोविड सेंटर नहीं है। ये यहाँ का ईएसआई सरकारी अस्पताल है, जहाँ 7 मई को सांसद सतपाल सिंह घोषणा करके गए थे कि यहाँ कोविड सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ का हाल देखिए। हम पहुंचे तो यहाँ बिजली चली गई, न जनरेटर है और ना ही स्टाफ के लिए पीने के पानी का इंतजाम। ना यहाँ लाइट है ना पानी है। आपके सामने जैसा कि डॉक्टर साहब या जो स्टाफ नर्स हैं वो बता रही हैं कि यहाँ हम लोगों के लिए पीने तक को पानी नहीं है, तो हम कहाँ से मरीज को भी गर्म पानी दे देंगे? कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, लाइट ही नहीं है। पहली बात तो हालात इतने खराब हैं कि एक ऑक्सीजन बेड के लिए भी मरीजों को 24 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जाना पड़ता है और वहां भी बेड नहीं मिलता। जिस कत्ल का कोई गवाह नहीं, वो कत्ल इस शहर में इन दिनों गुनाह नहीं। यानी इन गांव में जिन लोगों की मौतें बुखार और सांस की तकलीफ से हो रही हैं, उन्हें प्रशासन नहीं मानता कि वो मौतें कोविड से हुई हैं, क्योंकि कोविड की जांच ही नहीं हुई। गांव के प्रधान लगातार पत्र लिखकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि टेस्टिंग कराइए, सैनिटाइजेशन कराइए, दवाइयां दीजिए, लेकिन इनकी पुकार अनसुनी है। फिलहाल सरकार कुछ गांव में टेस्टिंग जरूर करा रही है, लेकिन वो भी नाम मात्र है। दवाइयों के नाम पर गांव के प्रधानों के पास पैरासीटामोल तक नहीं दी गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके से सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो गांव में जो हाल है उसके लिए उसकी कुछ तस्वीरें आपने कल देखी, जब बिहार के बक्सर में गंगा में शव मिले। इनसे हड़कंप मच गया तो दूसरे दिन गाजीपुर में शव मिले। गरीबी, संस्कार के सामग्री की कालाबाजारी, कोरोना का डर कहें, इन निर्दयी हालात में छोटे छोटे शहरों में अपनों को हम सम्मानजनक विदाई भी नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर है कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। यहाँ मरने वाले ग्रामीणों की तादाद काफी बढ़ गई है। मरने वालों में ज्यादातर को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई। इसका असर उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रोहतापुर घाट पर दिखने लगा है। यहाँ 1 महीने में करीब 300 शव का अंतिम संस्कार किया गया। अब हालात ये हो गए हैं कि जो गरीब परिवार शवों को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने शवों को नदी किनारे दफना रहे हैं। इसका असर ये है कि अब घाट के आसपास शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है। उन्नाव के बक्सर घाट में भी यही हाल है। अब तो हालात ये है कि कई शव मिट्टी से बाहर दिखने लगे हैं और इस वजह से आवारा जानवरों और कुत्ते वहां मंडराने लगे। अंकित जी, यहाँ पर लगभग 1 महीने में कितने शव आ चुके हैं? 1 महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 12 शव आ रहे हैं, तो 1 महीने में लगभग 300 से 350 तक शव हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। क्या लगता है कि लगभग कितने शव रोज गाड़े जा रहे हैं? देखिए, जितने आते हैं उसमें से लगभग 70 से 75% तो अग्नि देते हैं लोग, बाकी 20 से 25% जो है वो दफन करते हैं, गाड़ते हैं। क्या लगता है? ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग जो शादी जिनकी नहीं हुई है धर्म में, तो वो लोग गाड़ देते हैं, या फिर जिनको कुछ पैसे का अभाव रहता है, लकड़ियाँ नहीं ला सकते हैं, वो भी गाड़ देते हैं। किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, जैसे कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो गांव ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो लाशें हैं वो कोरोना की लाशें हैं, कोरोना से खत्म हुए लोगों की लाशें हैं जिनको ट्रेस नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ वाकया क्या सामने आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि वो शव कुछ पहले के दबे हुए बताए जाते हैं, गाड़े गए बताए जाते हैं।
देखिए वो शो ऐसे ही देख के अभी कुछ इसमें नहीं कहा जा सकता है, वो पूरी टीम गई है और जो भी इसमें उचित होगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तो साफ है कि कोरोना महामारी ने अपने नए ठिकाने और नए शिकार तलाश लिए हैं। राजस्थान में कोरोना के कुल मामलों में करीब 70% मामले अब गांव से आ रहे हैं। बाड़मेर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर BL बिश्नोई ने समाचार एजेंसी ANI को ये जानकारी दी। ये बात सही है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संक्रमण है। पॉजिटिव केसेस भी लगभग 70% से आसपास गाँवों से आ रहे हैं और गांव में हमने जगह जगह में टीमें बना के ग्राम निगरानी समिति के और ANM, आशा, आंगनवाड़ी और उनके जो BPO हो उनके ग्रुप बना के घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं। हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैंपलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। इसलिए अभी और कुछ 2-4 दिन से अभी लोगों का मूवमेंट कम हुआ है। अभी हमें आशा है कि उनका भी संक्रमण कम होगा। और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर जो कोरोना का है छत्तीसगढ़ में भी बताया जा रहा है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि शहरों से वापसी और शादी ब्याह के सीजन के कारण गांव में ये संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। राज्य भर में व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है, लेकिन ICU बेड की पर्याप्त मात्रा बनाने में 3 से 4 महीने लगेंगे। करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ये सरकार की तरफ से कमी होगी, क्योंकि अब हमको 2 बार चेतावनी मिल चुकी है। पहले वेव आया, उसके पहले भी बातें थी कि वेव आएगा, कुछ न कुछ संक्रमण होगा। फिर पहले वेव के बाद ये सबकी चर्चा थी कि दूसरा वेव भी आएगा, तीसरा वेव भी आएगा। बड़ी ताकत से दूसरे वेव ने हमको मारा है और उसके बाद भी हम तीसरे वेव की जानकारी रखते हैं। अब भी अगर हमने तैयारी नहीं की तो ये हमारी कमी होगी। प्लान हमने सरकार को, शासन को जमा कर दिया है, वित्त विभाग को दे दिया है और उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि जहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे पास, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर की भी पोस्टिंग होती है, वहां कम से कम 4 ICU के बिस्तर हो जाएं। ये 176 करीब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। 28 जिलों में 9 जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं, शेष 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। तो ऐसे जिला मुख्यालयों में 10 या 20 ICU के बिस्तर हमको व्यवस्था करनी है, इसका प्रस्ताव गया है। जो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 8 मेडिकल कॉलेजेस में 100 बिस्तर ICU के कम से कम, और भीमराव अंबेडकर जो आपने अभी नाम लिया वहां पर 200 बिस्तर ICU के ये होने चाहिए। तो ये प्लान है, इसमें से जितने के सैंक्शन मिलेंगे। और आपको बता दें, गांव को लेकर चिंता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक तो यहाँ लॉकडाउन या कर्फ्यू को ठीक से अमल में लाना मुश्किल है, दूसरा यहाँ कोरोना की जांच की सुविधाएं या तो है ही नहीं या बहुत दूर हैं, या लिहाजा गांव के लोग जांच नहीं करा पा रहे। जांच का सरकारी सिस्टम अभी शहरों में ही हाफ रहा है, तो गांव तक ना जाने कब पहुंचेगा। यही नहीं, अगर किसी को कोरोना हुआ भी तो कई लोगों की पहुंच अच्छे डॉक्टर्स तक नहीं है, लिहाजा गांव में कई लोग झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे हैं। ग्रेटर नोएडा के जिन गांव की जमीन पर लाखों करोड़ों के फ्लैट्स बने हैं, उन पर गांव में मरने वालों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने आज ये पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। पंजाब में PM केयर फंड से आए वेंटिलेटर को इस्तेमाल नहीं करने पर आम आदमी पार्टी ने वहां की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस ने कहा है कि 80 में से 71 वेंटिलेटर्स खराब है। तो ऐसे ही खबरें मध्य प्रदेश से, UP से आई हैं, जहां पर वेंटिलेटर तो आए हैं लेकिन ना तो वो चलते हैं, ना ही उन्हें चलाने वाला स्टाफ है। तो क्या हमारे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग हो रही है? क्या गांव में इलाज मिल पा रहा है? किसे चिंता है हमारे ग्रामीण इलाकों की? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राघव छड्डा, नेता आम आदमी पार्टी, गुरदीप सप्पल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और सुनील भराला जी, नेता BJP, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। भराला जी, पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपने एक खबर देखी जो हमने दिखाई, किस तरह से गाजियाबाद के पास मोदी नगर में एक अस्पताल को आज खोला जाता है, लेकिन उसमें ना पानी है ना उसमें लाइट है। किस तरह से हमारा रुख है हमारे ग्रामीण इलाकों की ओर? देखिए नीति जी, सरकार जो है दूसरी लहर की तैयारी कर रही है। जो ये दूसरी लहर में जो एक तूफान की तरह ये कोरोना महामारी आई थी,
उसका मुकाबला करते हुए उसकी तैयारी हो रही है। और नए जो है और बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि ब्लॉक स्तर पर और पीएससी और सीएससी सेंटरों पर हम कोविड के इंतजाम कर रहे हैं कि जिससे हम ताकि तीसरी लहर का मुकाबला मजबूताई से कर सके खड़े होकर के। क्योंकि अभी जो ये लहर आई थी बहुत तूफान की तो और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने देखा होगा कि अस्पतालों में बेड और उसकी सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ती हुई लहर वो तेजी से जा रही थी। उसका मुकाबला करने में सरकार ने बहुत ही अपने मजबूताई से और साहस के साथ खड़े होकर के मुकाबला जी, किस इस बात का क्या औचित्य है कि आप कोविड सेंटर खोलेंगे? 3 लाख की आबादी में एक भी कोविड सेंटर नहीं है। आप अस्पताल खोलते हैं लेकिन उसपे ना बिजली है ना पानी। इसका औचित्य ही समझ नहीं आ रहा। किसको प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी वो प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है पूरी तरीके से, वो करे जा रही है सारी। और उसमें हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। मैं खुद मेरठ से मैं उसको देखने गया था आज ही और देख करके आया हूँ। उसकी तैयारी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर है मात्र केवल। तो मैं आपको निधि जी बताना चाहूंगा कि तो नेता किसे छलावा दे रहे हैं सर? उसको फिर उसका फीता काटने क्यों गए नेता? अगर वो तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं कि आप देखने गए, तो क्यों उसका फीता काटा गया? उसकी तैयारी के मतलब प्रारंभ किया गया है, सेंटर को बना रहे हैं उसको, वो तैयार हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आपात स्थिति को देखते हुए वहां पर जहां ऐसी स्थिति है कि जहां लोग ग्रामीण क्षेत्रों में है, बस्तियों में है, दूर दराज है, उनको एकदम ला करके वहां फर्स्ट एड तो प्रारंभ मिल जाएगा। ना पानी है ना बिजली। भराला जी, मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये समझने में अभी समय लगेगा कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है लेकिन उसपे ना बिजली है ना पानी, और हम कह रहे हैं इलाज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नर्सेज जो सेवादार होंगे, जो काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे? बहरहाल मेरे साथ राघव चड्ढा भी मौजूद है। राघव, दिल्ली की व्यवस्था अब सुधर रही है। कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर मामले थोड़े थमे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग यहाँ पे कम हो गई। दिल्ली में भी कई गाँव हैं और वहां पे भी कहा जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, दिल्ली में हमारा रोज का लक्ष्य रहता है कि 1 लाख कुल जांच करें, कुल टेस्ट करें, जिसमें लगभग 70 से 75% हमारी कोशिश रहती है कि आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए। दिल्ली को हमने कई जिलों में बांटा हुआ है और हर डीएम एसडीएम की जिम्मेदारी है कि हर गली मोहल्ले कूचे से एक टेस्टिंग सेंटर को जोड़ दिया जाए और वहां पे जांच की जाए। मैं आपको बताऊं, मैं जिस इलाके से विधायक हूं, मेरे इलाके में भी तीन बड़े गांव आते हैं। उन गांव में भी टेस्टिंग की फैसिलिटी उसके पास किसी स्कूल में या वैन लगाकर हम लोगों ने मुहैया कराई है। दिल्ली तो कितने दिनों में रिपोर्ट आ रही है? मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि कितने दिन में अगर आरटीपीसीआर टेस्ट हो भी रहा है, क्योंकि जो मुझे हमारे पत्रकार जमीन पे हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि टेस्ट अगर हो भी रहा है 2-3 दिन में, रिपोर्ट आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज से कुछ हफ्ते पहले ये देखा गया कि टेस्टिंग लेबोरेटरीज पे इतना प्रेशर था कि जो आरटीपीसीआर की जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में आनी थी वो 36 घंटे 48 घंटे में आ रही थी। उसी समय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सर्कुलर जारी किया, सारे जितने हमारे जिला अधिकारी उनको निर्देश दिया कि ये कतई भी सहा नहीं जाएगा। अगर आपके ऊपर बहुत दबाव है, आपके ऊपर ज्यादा केस लोड आ गया है, ज्यादा जांच करने की आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो बताया जाए, हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, आरटीपीसीआर फैसिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन जिसकी जांच का सैंपल आपने उठा लिया 24 घंटे में देना है, जहां कहीं पहले कमी आ रही थी उसे भी दुरुस्त किया गया है। तो मैं अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि इस पे थोड़ा सा और तवज्जो देने की जरूरत है। अभी 24 घंटे 48 घंटे में रिपोर्ट लोगों को नहीं मिल रही है। गुरदीप सिंह, आपने फीडबैक दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। अगर कहीं कहीं ऐसा है हम बिल्कुल हम उसको ठीक करेंगे और ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन निधि जी, दिल्ली तो देश की राजधानी है। यहाँ तो हमारी सरकार ने बीते 5-6 साल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई है, जो मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नेटवर्क हो, जो वेंटिलेटर से लेकर सारी व्यवस्था बनाई है, वो आज उस व्यवस्था इस स्तर पे थी कि जब इतनी बड़ी लहर भी आई, जब 36-37% संक्रमण दर हो गई, तो भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसे झेल सका। मैं तो बड़ा सोच के मेरी रूह कांप जाती है कि गांव देहात में जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जहां जांच नहीं होती और जहां पर कोई पत्रकार बंधु भी नहीं है, कैमरा नहीं है, कोई मीडिया हाउस वहां का हेड ऑफिस वहां पर नहीं है, वहां पर क्या स्थिति है, वहां की तो शायद जानकारी भी हम लोगों के कानों तक निधि जी नहीं पहुंच रही है। नहीं, आप एनडीटीवी इंडिया देखिए, हम तमाम गाँव को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गुरदीप सिंह सप्पल जी, राघव, बिल्कुल आपने कहा
गुरदीप सिंह सप्पल हमारे साथ मौजूद हैं। गुरदीप जी, पंजाब से भी और छत्तीसगढ़ से भी हम देख रहे हैं जहां जहां पे भी कांग्रेस सरकारें हैं, ग्रामीण इलाकों में वहां पर भी व्यवस्था बिल्कुल स्वास्थ्य की चरमराई हुई है। देखिए, पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट था, जो लोग भी पेंडेमिक को समझते हैं, महामारी को समझते हैं, उन सबको मालूम था कि ये महामारी आने वाली है, सेकेंड वेव आने वाली है। ये भी सबको पता था कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए, जिसमें कुंभ भी है, जिसमें इलेक्शन भी है, उसके बाद एक गांवों में जाना था, ये सबको मालूम था। अगर कोई ये कहता है कि ये मालूम नहीं था तो वो गलत बयानी होगी। अब जहां तक राघव जी की बात है, आम आदमी पार्टी की, तो वेंटिलेटर की बात वो कर रहे हैं, तो वेंटिलेटर का पिछले साल पीएम केयर्स में से 65,000 वेंटिलेटर मंगाए गए, 58,000 सॉरी, उसमें से 18,500 वेंटिलेटर 2 कंपनियों के थे, इसकी जांच खुद डीजी हेल्थ सर्विसेज ने की थी, जो भारत सरकार की एजेंसी है, और उसने उन दोनों कंपनियों के वेंटिलेटर को ब्लैकलिस्ट किया था और कहा था ये 18,500 वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। लेकिन वो 18,500 वेंटिलेटर पूरे देश में बटे तो हैं, वो खराब पड़े हैं। अगर उसकी बात आज 1 साल बाद कर रहे हैं, 1 साल पहले उस कंपनियों को खुद भारत सरकार ने बैन कर दिया, तो उनके वेंटिलेटर तो खराब है ही, इसमें राजनीति की बात नहीं है। सवाल यह है कि इस समय सरकारें क्या कर रही हैं, सवाल यह है कि जो तैयारी इस समय हो रही है वो कैसी हो रही है। देखिए, वो वेंटिलेटर जो आए, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि वेंटिलेटर आए, वही खबर आज हमारे सहयोगी कमाल खान ने भी दिखाई, कल हमने हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से दिखाई थी। ऐसी खबरें अन्य राज्यों से आई कि ये वेंटिलेटर जो आए वो खराब है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वेंटिलेटर आए तो उसके लिए टेक्निकल स्टाफ तो लेना चाहिए था, वो तो राज्य सरकारों का काम था। जब हम पिछले साल इस कोरोना की महामारी से झेल रहे थे तो क्यों राज्य सरकारें अलर्ट नहीं हुई? ये सवाल आपसे भी है और भराला जी से भी है कि ये मशीनें तो मंगवा ली जाती हैं और दिखा भी जाती हैं कि हमने मशीनें बनवा ली, अस्पताल मंगवा लिए, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसको चलाएगा मशीनों को, वो तो राज्य सरकारें कर सकती हैं ना। सप्पल जी, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप 2 चीजें समझिए। एक तो पंजाब हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, उनकी हालत यूपी और बिहार जैसी नहीं है आज की तारीख में, जहां की गंगा जी के अंदर शव मिल रहे हैं, जहां सड़कों पे लोग तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, वहां दिक्कत है, वहां भी चैलेंजेस हैं, लेकिन हालात में बहुत फर्क है। पहली बात तो दोनों चीजों को हाथ में रखना ठीक नहीं है। दूसरी बात, सप्पल जी, हालात सभी राज्यों में एक जैसे हैं, हालात सभी राज्यों में एक जैसे हैं। भराला जी, मैं माफी चाहती हूँ, भराला जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां, उन्नाव से जो दृश्य आए हैं, इससे तो एक बात स्पष्ट हो रही है, अभी हमने बक्सर में देखा, गाजीपुर में देखा, हमारी नदियों में, गंगा जी में, यमुना जी में शव मिल रहे हैं। इसका एक कारण गरीबी भी है, भय भी है और कालाबाजारी भी है, जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां या गोबर के कंडों का इस्तेमाल होता है। क्यों ये व्यवस्था अब तक दुरुस्त नहीं की जा रही? देखिए निधि जी, आप जान रहे होंगे इस बात को पूरी तरीके से कि ये जो समय था, जो गुजरा है अभी, वो कमजोर पड़ा है, तो वो बहुत ही मजबूताई से और बहुत ही एकदम से तूफान की तरह ये महामारी चली थी। और उस महामारी का मुकाबला करते हुए सरकार ने, सरकार के जो लोग थे, डॉक्टर्स थे या कर्मचारी थे या अन्य स्थानों पर, आप वहां तक की बात देखिए कि जहां आपके अंतिम संस्कारों के स्थल थे, तो कैसी स्थिति सब देख रहे थे आप, पूरा दृश्य, और हम उसके बीच में थे। थमा नहीं है, ये बड़े शहरों में थमा है, ग्रामीण इलाकों में नहीं थमा है। ग्रामीण इलाकों में ये फैल रहा है, ज्यादा गंभीर हालात वहां पर हैं। नहीं निधि जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप देखो, जहां हमारे यहाँ संक्रमित जो थे वो 38,000 तक पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और घट करके हम लोग अब 20,000 के आसपास आ गए। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली को भी देख लीजिए आप महाराष्ट्र को भी देखिए, तो आपको आंकड़ा भी देखिए, तो वो उतार की तरफ है, कंट्रोल है। और सभी लोगों ने, ये राजनीति का वक्त नहीं है, बिल्कुल राजनीति का नहीं है, लेकिन अगर हमारी राज्य सरकारें आंकड़े ना छुपाएं, देखिए लोग ठीक हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकारें मजबूताई से लगे हुए हैं और सब लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं सर, डॉक्टर्स ही तो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही तो काम कर रहे हैं, नर्सेज ही तो काम कर रही है। मैं वो बात ही नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ एक सामूहिक कोशिश होती है।
क्यों सरकारें, ऐसा लगता है कि आंकड़े छुपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? टेस्टिंग कम होगी तो पॉजिटिविटी रेट भी कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा लगता है, केवल ये भ्रम है। वरना तो अब यहाँ देखिए कम से कम 3 लाख RT-PCR डेली हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके पूरे आंकड़े देखिए, दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं हम लोग उसको। हम कहाँ थे और कहाँ चले आए, और कितना हमने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ वो लग चुकी है डोज। चलिए, आप मुझे कह रहे हैं मैं भ्रम में हूँ। राघव चड्ढा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राघव, आप कुछ कह रहे हैं। भराला जी कह रहे हैं मैं भ्रम में हूँ। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनके जो सरकारी आंकड़े रोजाना आते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई या इतने लोग संक्रमण हो गए, उन आंकड़ों के पीछे क्या बाजीगरी है और वो आंकड़े कितने सच्चे हैं, इस बारे में कई रिपोर्टर्स ने, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने खुलासे किए हैं। आप जानती हैं, मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कोई आपका दर्शक इन राज्यों से आने वाले आंकड़ों पे विश्वास भी रखता होगा, तो आंकड़ों को छोड़ देते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हमें क्या स्थिति इतनी भयावह है, इसका ज्ञान इससे पता लगता है जब हम मां गंगा नदी में देखते हैं कि शव बहकर आ रहे हैं किनारे। दूसरी चीज, हमारे कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास केवल एक ही शस्त्र है, उस शस्त्र का नाम है वैक्सीन, यानी कि टीका। आज यदि टीकाकरण के ऊपर अगर भारत सरकार से सवाल किया जाए कि आपकी क्या नीति है, क्यों आज हर राज्य के अंदर वैक्सीन समाप्त हो गई है, वैक्सीन सेंटर बंद हो गए हैं हर राज्य में, भाजपा का राज्य हो या हमारा राज्य हो, कोई भी राज्य हो, हर राज्य के अंदर वैक्सीन लगभग समाप्त हो गई है, तो उससे इनका जवाब मांगे तो कोई अगर जवाब आप ये बात उठा ही रहे हैं तो आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री को सामूहिक विपक्ष ने चिट्ठी लिखी है कि वैक्सीनेशन को फ्री करे, तो क्यों आम आदमी पार्टी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए? नहीं, देखिए, कौन सी चिट्ठी पे हस्ताक्षर किए कि नहीं किए बात वो जरूरी नहीं है। हमने तो कई बार स्वयं से ये बात प्रधानमंत्री जी को भरी मीटिंग में भी कही है। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दर्जनों चिट्ठी लिखी है। नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम का पालन होना चाहिए, वैक्सीन देशवासियों के लिए फ्री होनी चाहिए। केंद्र सरकार को एक सेंट्रल एजेंसी बनकर इन 2 भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीद कर राज्यों में वितरण करना चाहिए। ये सारी चीजें तो हम पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुने तो सही। केवल और केवल अपने मन की करने वाली ये सरकार अपने साइंटिफिक एडवाइजर की बात नहीं सुनती है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं अभी आज से 2 दिन पहले के आंकड़े देख रहा था, आखिरी चीज कह रहा हूं दीजिए, आज से 2 दिन पहले के आंकड़े देख रहा था जिसमें यह लिखा था कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में एक दिन में 2 लोगों को वैक्सीन लगी बस। उत्तराखंड में 19 लोगों को, हिमाचल में 14 लोगों को, केरल में 35 लोगों को और चंडीगढ़ में 2 लोगों को। अगर एक बड़े राज्य में या यूनियन टेरिटरी में 1-1, 2-2, 10-10 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगेगी, तो इस 135 करोड़ आबादी वाले देश को आप कितने समय में वैक्सीनेट करेंगे? ठीक है राघव, आपका भराला जी से जवाब ले लेते हैं। भराला जी, ये वैक्सीनेशन, टीकाकरण पर हमारी नीति बिल्कुल फेल हो गई है। देखिए, ऐसी नीति विश्व के अंदर भारत में सबसे अच्छी नीति बनी है और भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई है और भारत वैक्सीन अपने देश में पर्याप्त है। दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ से मांग बढ़ी है। दूसरी बात लगाने की जहां बात है, लोगों को हमारे जो कर्मचारी हैं वे प्रेरित कर रहे हैं। लोग लगवाने में रुचि नहीं थी, लोग वैक्सीन लगवाने में मतलब उनकी उदासीनता थी और सरकार उनको प्रेरित कर रही थी कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। हर केंद्र पे वैक्सीन की पूरी पूर्ति है। और अब दूसरी लहर से लोग डर गए। ठीक है भराला जी, आपने अपनी बात रखी, आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन भले ही पहली लहर के बाद लोग सकुचा रहे थे वैक्सीन लेने से, लेकिन दूसरी लहर के बाद बहुत बड़ी मांग है लोगों की टीकाकरण की। लेकिन अगर हमारे शहरों में ही पर्याप्त नहीं पड़ रही है, दिल्ली जैसी राजधानी के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमारे ग्रामीण इलाकों के लिए कब वैक्सीन मिलेगी, बड़ा सवाल हम सबके सामने। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कोरोना की इस दूसरी लहर का शिकार काफी तादाद में युवा भी हो रहे हैं। मुंबई के कुल संक्रमितों में से 57% केस 39 साल से नीचे के हैं।
इस उम्र में अच्छी इम्यूनिटी के कारण लक्षण देरी से दिखते हैं और जांच या इलाज शुरू होते होते संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका होता है। मुंबई में कई युवा मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट पर हैं। उनकी रिकवरी भी देरी से हो रही है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 29 साल के संजय करीब 25 दिनों से बीमार हैं। कोविड नेगेटिव रहे, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण इतना फैला कि सीधे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। 17 अप्रैल से 2 अस्पताल बदल चुके हैं। अभी बीकेसी जंबो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच नजर आता है। शादी टालनी पड़ी क्योंकि इलाज और लंबा चलने वाला है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला। एक्चुअली 30 तारीख को मेरा शादी था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे पहले ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इससे पहले मैं कल्याण के हॉस्पिटल में था, प्राइवेट में। वहाँ पे मतलब हो नहीं पा रहा था, इसके लिए यहाँ पे आया। मतलब कफ इतना जमा हो गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा था, बोलने जाना। ये बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने। पेशेंट निगेटिव था, लेकिन इनका जो HRCT स्कोर था ये 10/25 था। मतलब इनके अंदर कोविड हो चुका था, लेकिन सिम्टम नहीं दिख रहे थे। हाँ, पेशेंट निगेटिव था, लेकिन फिर भी लंग इन्वॉल्वमेंट था। लंग इन्वॉल्वमेंट मतलब उनके अंदर कोविड आ चुका था। कोविड अपना असर दिखा रहा है, बट निगेटिव था। खाली जो ऑक्सीजन का डिमांड है ना, वो हम उसको कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर्स के बाद HFNC पे लगाया, जो हाई फ्लो नेजल कॉन्युला बोलते। इसके बाद हमने वेंचुरी मास्क पे लाया है। कल हम नेजल प्रोंग पे डाल के देखेंगे। अगर पेशेंट मेंटेन करता है तो ऐसे ही रखेंगे। 39 साल के कुणाल मंधजन 89% ऑक्सीजन लेवल के साथ मुंबई के बीकेसी जंबो फैसिलिटी में 4 मई को भर्ती हुए। CT स्कैन जांच कराई तो फेफड़ों में संक्रमण का स्कोर 25 में से 16 तक पहुंच चुका था। इसके बाद की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर तब तक इनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक घट गई और भारी लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी रिकवरी में वक्त है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला पहले कोविड है कि नहीं है, जब तक टेस्ट CT स्कैन नहीं करवाया। कि डॉक्टर बोल रहे थे है नहीं है, तो उस वजह से मुझे लगा मुझे खाली सर्दी खांसी है। और एक बारी CT स्कैन करवाया तो 16 आया, तो डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाओ, और साथ में मैंने कोविड का टेस्ट भी करवा दिया। मैं यहाँ पे आया इसके लिए क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन मीटर में मेरा अराउंड 90 आ रहा था, 89 आ रहा था घर पे भी, तो डॉक्टर ने बोला आप शिफ्ट हो जाओ। जब वो एडमिट हुए थे तो बहुत ज़्यादा टैकी पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सांस फूल रही थी। ओके, तो सांस लेने उनको बराबर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा खांसी था, ओके, हेडेक था। तो अभी ठीक है, अभी कोई सिम्टम है आपको? कोई नहीं है, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है अभी ये इनका लेवल भी मेंटेन है। अभी ये 15 लीटर NRBM पे, तो ये 94-95 ऑक्सीजन में लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मुंबई के कुल संक्रमितों में 57% मामले 49 साल की उम्र से नीचे के हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर कई युवा हैं। युवाओं की इम्यूनिटी पर लक्षण देरी से दिखते हैं, इसलिए जांच तक संक्रमण पांव पसार चुका होता है। लक्षण को नजरअंदाज करने की लापरवाही और अस्पतालों में जगह की कमी जैसे कई मुख्य कारण इस बार युवाओं के लिए चिंताजनक रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।